रिच डैड और पुअर डैड। ये बुक किसको पढ़नी और सुननी चाहिए? बेशक ये बुक हर किसी के काम आ सकती है। हर वो इंसान जो अमीर बनना चाहता है वो इस बुक से सीख सकता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अमीर बनने भी एक आर्ट है। इस आर्ट को सीखने के लिए इस बुक के की आइडियाज़ आपकी बहुत मदद करेंगे। इस बुक में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आप कितना कमाते हैं इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके पास कितना है। अपने काम से काम रखना सीखिए। टैक्स किस तरह काम करता है, अमीर लोग पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सीखने के लिए काम करिए, पैसे के लिए नहीं। सीखिए किस तरह लाइफ के हार्डर्स को दूर किया जा सकता है। शुरुआत कीजिए। चलिए हम भी शुरुआत करते हैं इस ऑडियो बुक की और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी। मेरे 2 डैड थे, एक अमीर एक गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे समझदार थे, उन्होंने पीएचडी की हुई थी। उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन कार्य को 2 साल में ही पूरा कर लिया था। उसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वर्सी यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई स्कॉलरशिप के सहारे ही पूरी की। जबकि मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे भी नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने कैरियर में काफ़ी सफल थे। दोनों ने ही ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी। दोनों ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक की ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होते ही निकल गई, जबकि दूसरा हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। एक के मरने के बाद उसके परिवार वालों को, चर्च वालों को और ज़रूरतमंदों को करोड़ों की संपत्ति मिली और दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के और प्रभावशाली थे। दोनों ही मुझे सलाह देते, परंतु उनकी सलाह कभी भी एक सी नहीं होती। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते, परंतु उनके द्वारा समझाए गए पढ़ाई के विषय भी अलग अलग होते। अगर मेरे पास एक डैड होते तो शायद मैं उनकी सलाह मान लेता, जहाँ ठुकरा देता। जबकि मेरे पास 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 अलग विचारधारों वाले विचार होते, एक अमीर आदमी के और एक गरीब आदमी के। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना मेरे लिए सही नहीं था। मैं सबसे पहले उनकी सलाह पर काफ़ी सोचा करता, फिर दोनों की तुलना करता, फिर खुद से ये फैसला करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे, दोनों ही दौलत और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते पैसे के मोह ही सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडी की अलग अलग सलाह से बहुत दिक्कत होती। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बात को सुनना चाहता था, पर परेशानी ये थी कि दोनों की सलाह कभी भी एक सी नहीं होती। दोनों के विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक सोचता और उसने क्या कहा और मुझे क्या करना चाहिए और इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में ही विचार करता रहता। मेरा बहुत सा समय इससे ही सोच विचार में निकल जाता। मैं खुद से बार बार इस तरह का सवाल पूछता, उन्होंने क्या कहा, ऐसा क्यों कहा। फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों को सोचता और फिर यही सवाल करता, हाँ क्या वो सही थे? मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि दोनों ही मुझे बहुत प्यारे थे, इसलिए खुद के लिए सोचने पर मुझे मजबूर होना पड़ता। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता, शायद
वो मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब लोग ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में ही डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। कोई गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग वही गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में तो शैक्षिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर ही जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणताओं पर। ये साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वो ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्जा लदा हुआ है, वो काफ़ी हद तक इन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि वो धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए वो अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेवारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, तो जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। मेरे पास 2 डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को ये कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों का इस्तेमाल करने से ही चिढ़ते थे। वो जोर दे के कहते थे कि इसकी बजाय हमें ये कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य निर्णयात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात ही खत्म हो जाती है और दूसरा में आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। इनका ये मतलब नहीं था कि जिस चीज़ पर दिल आया उसे खरीद लें। वो लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग की कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया की सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता, क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता। ये जितना तेज होता जाता, मैं इसकी मदद से उतना ज़्यादा पैसा कमा सकता था। उनका मानना था मैं उसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि मेरे दोनों डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत ये थी कि वो अपने दिमाग को सुला देते थे, जबकि दूसरे डैडी दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते। उसका दीर्घकालीन परिणाम ये हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते चले गए। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर को सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त बना सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर और समझदार हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों की ही हानि होती है।
मेरे दोनों डैडी की विचारधाराओं में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर सको, जबकि दूसरे डैडी की ये सीख थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम ही किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते मैं इसलिए अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, और दूसरे डैडी कहते मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे की और बिजनेस की बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते, और दूसरे डैडी भोजन के समय पैसे की बात करने के लिए हमेशा मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश है और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता और दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का मानना था कि कंपनी और सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वो हमेशा तनख्वाह में वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाएं और मेडिकल लाभ, छुट्टियां और बीमारी की छुट्टियों और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वह अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे, और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतज़ाम कर लिया था। वो मेडिकल लाभ के विचार को बहुत पसंद करते थे और सेना द्वारा दिए गए रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी बहुत तारीफ किया करते थे। उन्हें विश्वविद्यालयों के ट्यूनर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार सरकारी नौकरी, जीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर ये कहते कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसके बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। जबकि मेरे दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक डिपेंडेंट होने में विश्वास रखते थे। वह सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वह ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहा करते थे, जबकि दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, और दूसरे डैडी ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे ये समझने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन में कितना प्रभाव रहा। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वो इस तरह बात करते मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में ये कहते थे गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते कि मेरी पैसों में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी मैं बचपन में ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे,
बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह के विचारधाराओं को अपनाऊंगा। मैं किसकी बात मानूंगा, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की अलग अलग राय थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं और डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वो चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं, एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं और ये सीख लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूं कि उसे अपने लिए काम कैसे लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की आयु में मैंने ये फैसला कर लिया था कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा, उनसे ही सीखूंगा। ये फैसला करने का मतलब था कि अपने गरीब डैडी की बात पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फर्स्ट का सबक। रॉबर्ट फर्स्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सारी कविताएं पसंद है, परंतु हर रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वो राह जिसे नहीं चुना गया। पीले जंगल में 2 राहें बंटती थीं और अफसोस मुझे एक को चुनना था। मैं अकेला पाथक खड़ा रहा देर तक, ये देखते कि ये राह कहाँ जाती है, झुरमुटों में मुड़ने के पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और लोग कम गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा। पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी वापस लौटूंगा। मैं आह भर के कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद। एक जंगल में 2 राह बंटती थी और मैंने कम चलती हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फर्स्ट। और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फर्स्ट की कविता का चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को ना मानना मेरे लिए दुखद फैसला था, परंतु ये एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी थी। एक बार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो इसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हुई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक मेरी उम्र 39 साल की नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने देख लिया कि मैं वो सब समझ चुका हूँ जो वो मेरी मोटी बिंदी में भरना चाहते थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप दौलत कमाना शुरू कर देते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में ही पढ़ते हैं। यहाँ वह कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वह पैसे के लिए काम करने की में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई तब मैं केवल 9 साल का था। इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए वो बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल में कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। ये पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसे उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए बनाया था। ये पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए,
बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। सबक पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैंडिल कार में आई और वह लोग पिकनिक पर अपने समुंदर तट वाले घर पे जा रहे हैं। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को लेके गया, परंतु मुझे और माइक को नहीं लेके गया। उसने हमसे ये कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम गरीब बच्चे हैं। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। ये 1956 की बात है, जब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। अमीर लोग जैसे कि डॉक्टर, बिजनेसमैन, बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से छठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजा करते। छठी क्लास के बाद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया करते। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहता तो मुझे भी अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ा करते। छठी क्लास के बाद उन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक और हाई स्कूल किया, और क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था, मेरे डैडी ने आखिर अखबार को नीचे रख दिया। मुझे पता था कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाना सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब ये था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या इसका जवाब मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की कही हुई बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक 2 ही गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह, क्योंकि वो भी किस्मत की वजह से उस स्कूल में था। ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने कस्बे में स्कूल की सरहदें तय कर दी। इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगा था कि क्योंकि बाकी बच्चे के पास बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिल और हर चीज़ नई होती थी, मम्मी डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनोगे? वो राजी हो गया और उस शनिवार सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बात करते जो जिम्मी के समुंदर तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे हमें थोड़ी चोट पहुंचती, परंतु ये चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई, और ये एक विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस प्लान था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में दौड़ भाग करते रहे।
हम दरवाज़ों पर दस्तक देते और पड़ोसियों से कहते कि वो अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स हमारे लिए रख लें। हैरत में होकर वो हमें देखते और ज़्यादातर लोग मुस्कुराकर हमारी बात मान लेते। कुछ ने हमें से ये सवाल भी पूछा कि तुम ये टूथपेस्ट ट्यूबों का क्या करोगे। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको ये नहीं बता सकते, ये हमारा बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए, मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी, एक भूरे कार्डबोर्ड के डब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल के किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिरकार एक दिन माँ के सब्र का बांध टूटा। पड़ोसियों के मोड़े टूटे हुए इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्टों को देखते देखते वो ऊब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं सुनना चाहती, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। ये कचरे को साफ कर दो, मैं नहीं तो इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, उन्हें ये बताया कि जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाएगा, फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वह अपने टूथपेस्ट ट्यूब्स ख़त्म कर लें। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी की जगह को खाली कराने का नोटिस भी थमा दिया था। अब माइक का काम ये था कि पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे। साथ में भी ये भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टर का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्ट में आए। उन्होंने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कर्टन थे। हमारे परिवार की हबच्ची गिल लाल दहके कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चिल्लाकर हमारे करीब आए। जबकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया पोर्च पर करनी थी, इसलिए उन्हें कार बाहर ही करनी पड़ी। जब वह उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा हुआ एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब्स पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आता था, ट्यूब्स शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वो पिघल कर द्रव रूप में आ सके। पिघले हुए शीशे को हम छोटे सफ़ेद वाले दूध के कर्टन में डाल रहे थे। दूध के इन कर्टनों में प्लास्टिक ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया और पूरी ज़मीन ऐसे लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कर्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे। हम पिघलते हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब्स के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार शीशे को डालने का काम ख़त्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं? डैडी ने पूछा।
और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जत्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग जत्ते के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसे आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त ज़ोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए। उन्होंने अपना सिर हिलाया और उनके सामने आग और टूथपेस्ट के ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे, जो उस कान से इस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर हमारे साथ चलो। घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए। तो इसका मतलब है कि ये गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ से पूछा। डैडी के दोस्तों ने कहा, हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, ये गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने ये साबित कर दिया कि मुझ में बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप सर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अल्टा पल्टा साफ करना शुरू कर दिया। पहले दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उनके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, परंतु हमें ये पता नहीं था कि आगे क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्या है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा, क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक मैं पलटे और अपनी सफाई अभियान में जुट गया। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाए तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से ये सवाल क्यों नहीं पूछते? मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी मुस्कुरा कर दोहराया। तुम्हारे डैडी? मेरा बैंकर एक ही है और वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार ये बताया कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब ही नहीं। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का मतलब ये नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं। आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर देती है।
इस समय शुगर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है। जिमी के डैडी के पास जल्द ही सब कुछ चला जाएगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वो एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाजा है कि कुछ ही साल में वो बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं एक फिर रोमांचित हो गए और नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यावसायिक कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने ये भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस कंपनी स्टोर्स की श्रृंखला थी। 3 रेस्तरां थे। रेस्तरां के कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वो अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वो कितनी ही देर से घर लौटे। उन्होंने उनसे पूछने वाला था कि अब वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा वो मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के एक दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक की शुरुआत हुई। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 के हिसाब से 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन भी बहुत कम था। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वह पहले से ही बहुत बिजी थे, उनके पास बहुत सारा काम पहले से ही था। मैं उनके साधारण, छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा। मैंने देखा कि उनका सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि ये साफ था कि यहाँ स्पष्ट दिखता था कि इसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी। ये निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़े में बैठा था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखी थी। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजर रहे थे तो किचन की तरफ गए जहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कराए। मैं भी जवाब में शर्माया और मुस्करा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयरहाउस को संभालता है। महिलाएं रेस्टोरेंट में मैनेजर हैं और सुपरवाइज़र तो तुमने देखा ही था। वो 50 मील दूर सड़क परियोजना में काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइज़र जो बहुत सारे घर बना रहा है, वो तुम्हारे आने से पहले जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा, क्या वो हमें पैसा बनाना सिखाएंगे? माइक ने मुझे बताया। अच्छा, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्वक और उत्साह से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर
कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वो हमारे सामने एक ऑफ़र रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा, अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टका ली। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा ऑफ़र देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पर आने से दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए, अपनी कुर्सी को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फुट ऊंचे, 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी उनसे ऊंचे थे, लगभग उसी वजन के। माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वह लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों ही एक प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्द और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफ़र। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ। अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनना चाहते हो तो जैसा कि तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय ही बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफ़र है। इसे या तो मान लो या वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें तत्काल फैसला करने की क्षमता ही नहीं है तो तुम कभी भी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर है, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ रही हैं। उनसे बात करने के बाद मैं तुम लोगों को उनके साथ भेज दूंगा। तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के हिसाब से 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करते हुए कहा। या तो मान लो या तो फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी।